हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के एक विषय फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का, जो दोस्तों जिसका चैप्टर 3 है और इसका टॉपिक है सिम्टम ऑफ डिजीज। इसका पार्ट 1 मैंने करवा दिया है, पार्ट 2 होने वाला है दोस्तों। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दोस्तों, यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, और यहाँ पर भी व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं समझाता हूँ इसको। आप लोगों को सब डिजीज को फिगर के माध्यम से मैं समझाऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था साइन एंड अपीयरेंस ऑफ विजिबल पैथोजेंस और स्ट्रक्चर, परपोषी पौधे पर दिखाई पड़ने वाले रोग चिन्ह। तो दोस्तों, जिसको हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया था, और आज हम लोगों को पढ़ना है सिम्टम्स ड्यू टू इंटरनल डिसऑर्डर इन द होस्ट प्लांट, परपोषी पौधे पर पड़े दुष्प्रभाव जनित लक्षण। तो इसमें दोस्तों पहला है रंग में परिवर्तन के आधार पर। तो रंग में परिवर्तन के आधार पर कैसे दोस्तों, आप लोग देखिए, जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। रोग के कारण पौधे का रंग समान हरा न रहकर पीला हो जाता है। ऐसा विभिन्न रोगों में देखा जाता है दोस्तों। जब पादप में रोग लग जाता है तो वह हरा न होकर हल्का पीला हो जाता है। पौधों में पीलापन निम्न तापमान, लोहे की कमी, चूने तथा क्षार की अधिकता, विषाणु, फाइटोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक तथा सूत्रकृमियों के द्वारा उत्पन्न रोगों में विकारों में देखा गया है। इसे हरिमाहीनता मतलब क्लोरोसिस कहते हैं दोस्तों। कभी कभी पौधे अधिक समय तक अंधेरे में रहने या प्रकाश न मिलने के कारण पीलापन आ जाता है, तो उसे पंडुरता इट्यूलेशन कहा जाता है दोस्तों। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई पौधा है, यदि वो ईंट के नीचे आ जाता है तो 1-2 दिन तक ईंट के नीचे रहता है, तो थोड़ा-थोड़ा हल्का-हल्का पीला टाइप हो जाता है। तो वही दोस्तों, उसी को इटियोलेशन कहा जाता है। तो आप लोग समझिएगा कि कभी-कभी पौधे को अधिक समय तक अंधेरे में रहने या प्रकाश न मिलने का कारण पीलापन आ जाता है, तब उसे पांडुरता या इटियोलेशन कहा जाता है। जब सामान्य हरे ऊतकों के साथ भिन्न आकार एवं नाप के हल्के पीले धब्बे अनियमित रूप से पत्तियों पर आ जाते हैं, तो उसे मोज़ेक कहा जाता है। उसे मोज़ेक रोग कहा जाता है दोस्तों। जब सिराओं के आस-पास पड़े समाप्त हो जाता है, तो उसे सिराउद भवन कहा जाता है। तो आप लोग समझिएगा दोस्तों, जब पौधे में किसी भी पादप में जब कोई रोग हो जाता है तो वह पीला होने लगता है। और दोस्तों, यदि पादप को कुछ दिन तक अंधेरे के संपर्क में रखा जाएगा तो पीला होना शुरू हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, आगे आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया, अतिवृद्धि एवं अतिवर्धन। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। कभी कभी रोगजनक अपने जैव रासायनिक क्रियाओं द्वारा पादप ऊतकों में वृद्धि कर देते हैं, जिसके कारण प्रभावित भाग का आकार समान रूप से बढ़ जाता है, जो अतिवृद्धि या अतिवर्धन के कारण होता है। अतिवृद्धि दोस्तों किसे कहते हैं? अतिवृद्धि में पौधे के किसी भाग का आकार कोशिकाओं के आकार में वृद्धि कारण होता है दोस्तों। यदि पौधे में कोशिका के आकार के कारण वृद्धि होती है तो दोस्तों उसे अतिवृद्धि कहेंगे। यदि पौधे में कोशिका की संख्या बढ़ने के कारण वृद्धि होती है, यदि पौधे के आकार में कोशिका की संख्या बढ़ने के कारण वृद्धि होती है तो उसे हाइपरप्लेसिया कहेंगे। दोस्तों, आप लोग फिगर के माध्यम से समझिएगा। यहाँ पे उसका फिगर मैंने लगा दिया है। हाइपरप्लेसिया में दोस्तों देखिए, कोशिका की संख्या बढ़ गई है, लेकिन हाइपरट्रॉफी में एक ही कोशिका है। यदि कोशिका की संख्या बढ़ने पर पादप का आकार बढ़ता है तो उसे हाइपरप्लेसिया कहेंगे। यदि कोशिका का आकार बढ़ने पे पादप का आकार बढ़ता है तो उसे हाइपरट्रॉफी कहेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे, आप लोगों को इसमें थोड़ा सा और थ्योरिकल। तो अतिवृद्धि में पौधे के किसी भाग का आकार कोशिकाओं के आकार में वृद्धि के कारण होता है, जबकि अतिवर्धन या मतलब हाइपरप्लेसिया में पौधे का आकार कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होने के कारण बढ़ता है, जो दीपन के कारण कोशिका विभाजन का परिणाम होता है। कभी कभी अतिवृद्धि में अतिवर्धन दोनों एक साथ हो जाता है दोस्तों। कभी कभी कोशिका के आकार में वृद्धि और कोशिका का आकार की संख्या दोनों एक साथ बढ़ जाती है। अगला पॉइंट दोस्तों, हाइपोट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया। सॉरी दोस्तों, हाइपोट्रॉफी एंड हाइपोप्लेसिया रहेगा। हाइपरप्लेसिया तो हो गया, हाइपोट्रॉफी एंड हाइपोप्लेसिया, इसे हिंदी में कहेंगे अल्प विकसन एवं वृद्धि रोध। दोस्तों, कभी कभी हम लोग देखते हैं जो रोग के प्रभाव के कारण पौधे की वृद्धि रुक जाती है, जिसके कारण जो पूरा पौधा होता है वह सामान्य से छोटा रह जाता है। तो इस अंगों को डॉर्फिंग ऑफ आर्ट्रोफी कहते हैं। कभी कभी पौधे की शाखा की पड़ विकसित नहीं हो पाती, जिससे पड़ सूक्ष्म अत्यधिक सघन होकर गुच्छे में दिखाई देने लगती है, इसे पड़ गुच्छन कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पहले मैं फिगर के माध्यम से समझा देता हूँ।
दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे ड्वार्फिंग ऑफ एट्रॉफी हुआ है। दोस्तों सभी पौधे आपस में समान नहीं है, यही दोस्तों है ड्वार्फिंग ऑफ एट्रॉफी। रोगों के प्रभाव कारण कभी कभी पौधे की वृद्धि रुक जाती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए इस पौधे की वृद्धि रुक गई है, जिसके कारण संपूर्ण पौधे है उसके अंग समान से छोटे रह जाते हैं, जबकि दोस्तों देखिए यह समान से छोटा रह गया। यही दोस्तों है एट्रॉफी। अब दोस्तों इसमें आगे है कि कभी कभी पौधे की शाखा की पड़ विकसित नहीं हो पाता, जिसमें पड़ समूह अत्यधिक सघन होकर गुच्छे में दिखाई देते हैं, जिसे पड़ गुच्छन या रूसेटिंग कहते हैं। तो दोस्तों इसको मैं आप लोग दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इस टाइम दोस्तों आप लोग किसी घर में बैगन होगा तो उसमें देखेंगे यह डिजीज होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा गुच्छा टाइप बन गया है बैगन, उसके पत्तियों का विकास नहीं हो पाया, जिसके कारण यह गुच्छे टाइप का बन गया है। और दोस्तों जबकि कुछ रोगों में पत्तियों के पड़ सिराएं बराबर वृद्धि नहीं कर पाती, जिनके परिणाम स्वरूप पड़ फलक विरूपित हो जाता है, इसे प्रकुंचन कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इनकी जो पत्तियों की सिराएं हैं वह विकास नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण पड़ फलक भी विरूपित हो गया। इसे प्रकुंचन या ट्यूकरिंग कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं आगे, आप लोगों को दिखाते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस को हिंदी में कहते हैं ऊतक क्षय। आप लोग पहले इसका कारण देख लिए। दोस्तों आसानी से समझिएगा, जब रोगजनक में दोस्तों ऊतकों की मृत्यु हो जाती है, जब ऊतक की मृत्यु हो जाती है तो उससे ऊतक क्षय कहा जाता है। एकदम आसान सा तरीका है इसे याद करने का। जब रोगजनक के संक्रमण के कारण जीवित कोशिकाओं या ऊतकों की मृत्यु हो जाती है तो उसे ऊतक क्षय कहा जाता है। रोगजनकों के द्वारा अनेक ऊतक क्षयी लक्षण उत्पन्न किए जाते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। दोस्तों इसमें बहुत प्रकार के डिजीज आएंगे, ऊतक क्षय आएंगे। अभी आप लोगों को आगे पढ़ना है, लेकिन इसको आसानी से याद रखिएगा कि जब रोगजनक के संक्रमण के कारण जीवित कोशिकाओं या ऊतकों की मृत्यु हो जाती है तो उसे ऊतक क्षय कहा जाता है, जिसका फिगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें दोस्तों सभी ऊतक मर गए हैं, तो इसी को ऊतक क्षय बोला जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें दोस्तों पहला पॉइंट लीफ स्पॉट। लीफ स्पॉट को हिंदी में कहते हैं पड़ चित्तियाँ। डेथ ऑफ द लोकलाइज्ड टिश्यूज ऑफ लीव्स विथ कैरेक्टरिस्टिक सर्कुलर और इरेगुलर एरिया आर कॉल्ड एज लीफ स्पॉट। इसका मतलब दोस्तों संक्रमण के फलस्वरूप पत्तियों की कुछ सीमित कोशिकाएं मर जाती हैं। दोस्तों जब उसमें संक्रमण हो जाएगा रोग से, तो उसके पत्तियों की कुछ सीमित कोशिकाएं मर जाती हैं, जिसे पड़चित्ती कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि कोशिकाओं के स्थान से छोटे छोटे टुकड़े सिकुड़ कर जमीन पर गिर जाते हैं, जिन्हें सूट होल्स कहा जाता है। इसका भी फिगर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो यह दोस्तों लीफ स्पॉट डिजीज है। आगे चलते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है धारियां या रखाए, स्ट्रिप्स एंड स्ट्रिक्स। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब दोस्तों कुछ पादप रोगों में लंबे एवं संकीर्ण विच्छेद बन जाते हैं, जो धारी या रेखा के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे कि जौ का धारीदार रोग, स्ट्रिप्स एंड डिसीज ऑफ वार्ली। दोस्तों जो स्ट्रिप्स एंड डिजीज होता है, इसमें पादप रोग में लंबे एवं संकीर्ण विच्छेद बनते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गन्ने में दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि पादप में स्ट्रिप्स स्ट्रिप्स डिजीज लगने से लंबे एवं संकीर्ण विच्छेद बन गए हैं। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला पॉइंट है कैंकर। कैंकर किसे कहते हैं? कैंकर शब्द कैंसर का अपभ्रंश है, जिसमें पेड़ों की छालों अथवा फलों को ऊपरी सतह पर उभरा एवं सिकुड़ा हुआ मृत घाव बन जाता है, जिसे कैंकर कहा जाता है। जैसे नींबू का सिट्रस कैंकर। यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यही सिट्रस कैंकर है, और मैंने नींबू का भी सिट्रस कैंकर इसमें लगाया है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पेड़ों की छालों अथवा फलों की ऊपरी सतह पर उभरा एवं सिकुड़ा हुआ मृत घाव बन जाता है। यहाँ पर उभरा और सिकुड़ा हुआ मृत घाव बन गया है, जिसे कैंकर कहा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों डाईबैक ऑफ और वाइडर टिप। तो इसके बारे में भी देखते हैं हम लोग। दोस्तों इसको आप लोगों ने बहुत देखा होगा अपने घर पे, गुलाब में ऐसा होता है ज़्यादा से ज़्यादा।
शीर्षारंभिक्षय, डाइबैक और वाइडर टिप। पौधों की टहनियों के सिरे से आधार की ओर विस्तृत ऊतक क्षय शुरू हो जाता है। परिणाम स्वरूप टहनियाँ सूख जाती हैं, जैसे गुलाब का उल्टा सूखा या शीर्षारंभिक्षय। दोस्तों कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो गुलाब का पौधा है वो ऊपर से सूखता हुआ नीचे तक सूखता है, तो दोस्तों उसी को डाइबैक और वाइडर टिप कहा जाता है, जिसको आप लोग फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। यह जो पादप है ऊपर से सूखते हुए नीचे की तरफ सूखता जा रहा है, तो इसी को कहेंगे डाइबैक और वाइडर टिप। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, श्याम व्रण या एंथ्रेक्नोज। फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक नेक्रोटिक स्पॉट ऑफ इरेगुलर शेप एंड साइज एंड अफेक्टेड पार्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट विच लिप स्टेम इंटरनोड्स एट फ्रूट इटीसी। पौधे के प्रभावित भागों पर अनियमित आकार की चींटियां उत्पन्न हो जाती है, जो प्रभावित ऊतक विवर्तित होकर मर जाते हैं, जैसे आम, मिर्च और सेम का श्यामवर्ण रोग। दोस्तों फिर सुनिएगा आप लोग, पौधे के प्रभावित भागों पर अनियमित आकार की चींटियां, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अनियमित आकार की चींटियां उत्पन्न हो गई हैं, जो प्रभावित ऊतक विवर्तित होकर मर जाती हैं, जो प्रभावित ऊतक से विवर्तित होकर मर जाती हैं, जैसे आम का। दोस्तों मैंने डाउनलोड किया यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए। ऐसे ही मिर्च में होता है और सेम में भी होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगला है अंगमारी या झुलसा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लाइट। इस सडन डेथ रिजल्टिंग इन बर्न्ट अपीयरेंस ऑफ अफेक्टेड प्लांट्स। इस प्रकार के लक्षण पादप या उसके अंगों की एकाएक मृत्यु हो जाती है। प्रभावित भाग जली हुई प्रतीत होती है, जैसे आलू का पछेती झुलसा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यह एकाएक इसमें इसमें इस रोग में, अंगमारी या झुलसा रोग में, पादप एवं उसके अंग की एकाएक मृत्यु हो जाती है। प्रभावित भाग जली हुई प्रतीत होती है, जैसे आलू का पछेती झुलसा रोग। आप लोग देख सकते हैं आलू का पछेती झुलसा रोग दोस्तों। अगला है आर्द्र पतन या डंपिंग ऑफ, जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ब्लाइट और डंपिंग ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। डंपिंग ऑफ किसे कहते हैं? वीकनेस एंड डेथ ऑफ अफेक्टेड प्लांट ड्यू टू नेक्रोसिस ऑफ द पार्ट नियर द सॉइल लेवल। इस रोग लक्षण में पौधे की भूमि की सतह वाला भाग संकुचित एवं कमजोर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधा नीचे गिरकर मर जाता है, जैसे सब्जियों के नववृद्धि पौध का आर्द्र पतन रोग। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इस रोग लक्षण में भूमि की सतह वाला भाग संकुचित एवं कमजोर हो जाता है। दोस्तों ये देखिए स्वस्थ पादप है, यहाँ पर पादप जो भूमि की सतह वाला है वह संकुचित एवं कमजोर होकर जिसके कमजोर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधा नीचे गिरकर मर जाता है। दोस्तों यह आप लोगों ने पपीता में ज़्यादा से ज़्यादा देखा होगा। इसका मैंने एक और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसका पौधा कमजोर हो गया, अब यहीं से नीचे गिर गया, तो दोस्तों इसी को कहेंगे डंपिंग ऑफ। अब दोस्तों इसके भी बहुत से पार्ट हैं। पहला है मूल विगलन, रूट रॉट। संपूर्ण या आंशिक रूप से जड़ों में क्षय हो जाता है, मूल विगलन कराता है, जैसे तंबाकू का मूल विगलन। दोस्तों जो रूट रॉट होता है इसमें संपूर्ण आंशिक रूप से जड़ों में क्षय हो जाता है। अगला है फूट रॉट, स्तंभ या पादलगन। इसमें भूमि तल के निकट वाले तनों में सड़न हो जाती है, जैसे पपीते का पादलपन। आप लोगों को दोस्तों मैंने भी बताया, इसमें भूमि तल के निकट वाले तने में सड़न हो जाती है, जैसे पपीते का पादलन। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट फलगन, फ्रूट रॉट। इसमें फलों का विघटन हो जाता है, इसमें दोस्तों फलों का विघटन हो जाता है। अगला पॉइंट है कलिका गलन, बड नॉट। इसमें कलिकाएं गल जाती है दोस्तों। अगला पॉइंट है विल्ट, मतलब म्लानी। इसमें दोस्तों इस रोग में संपूर्ण पौधा मुरझा जाता है, इस रोग में संपूर्ण पौधा मुरझा जाता है। प्रभावित भाग अपनी आशून्यता टर्जिडिटी खोकर शिथिल एवं कलांतित हो जाते हैं। म्लानी मूलतंत्र की क्षति संवहन वाहिनियों की मुंहबंदी अथवा रोगजनक द्वारा स्रावित विषैले रसायनों के कारण होता है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रोग में संपूर्ण पौधा मुरझा गया है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, संपूर्ण पौधा मुरझा गया है, जिससे वो अपनी टर्जिडिटी खो दिया है। टर्जिडिटी खोकर शिथिल होकर कलांतरित हो जाते हैं, जैसे म्लानी मूलतंत्र की क्षति संवहन वाहिनियों की मुंहबंदी अथवा रोगजनक द्वारा स्रावित विषैले रसायनों का कारण हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा।
इसके बाद दोस्तों एक और पॉइंट है जिसको मैंने इसमें लिखना भूल गया है, माइसेलियस सिम्पटम्स। इसके बारे में आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। उपरोक्त लक्षण के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के लक्षण भी पौधे पर दिखाई देते हैं, जैसे पौधे के स्वभाव में परिवर्तन आ जाने के कारण पत्तियां पिंडक के रूप में पुष्करम, मुंडक अथवा स्पाइक जैसे हो जाती हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, अपरिपक्व अवस्था में पौधों के संक्रमण हो जाने के कारण पत्तियां, फल, फूल एवं टहनियां गिरने लगती हैं। अगला पॉइंट, संक्रमण के कारण कुछ अंग पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, संक्रमित भाग विशिष्ट रचनाओं में बदल जाते हैं, जैसे बाजरे के हरित वाली रोग में पुष्पक्रम पत्तियों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।